नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले द केरल स्टोरी नहीं बल्कि द बंगाल स्टोरी की बात। एक लड़की की कहानी जिसका धर्मांतरण हुआ, ट्रेनिंग हुई और फिर आतंकी बनाया गया। इसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि केरल स्टोरी को बैन करने के पीछे ममता का फिल्मी डर क्या है और ममता के फैसले से बांग्लादेश क्यों खुश हो गया। फिर पाकिस्तान की बात, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी पर गृह युद्ध का बटन दब गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जल रहे हैं। इमरान के समर्थक सड़कों पर गदर मचा रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी इस बात का भी संकेत है कि जब सत्ता और समीकरण बदलते हैं तो एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती। फिर बजरंगी बटन की बात, जो बीजेपी ने कर्नाटक के साथ 2024 के लिए भी दबाया है। कर्नाटक में वोटिंग से कुछ घंटे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बजरंग दल पर बैन वाला दाव कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल और बजरंग दल के लिए ऑक्सीजन हो गया है। फिर जंतर मंतर को शाहीन बाग बनाने वाला प्लान, जहां आंदोलन को लंबा खींचने वाले कुछ दिहाड़ी आंदोलनकारी काम पर लग गए हैं। पहलवानों का धरना हाईजैक करने वाली इस ब्रिगेड ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जो कुछ कहा, उसे सुनकर वो पहलवान भी हिल जाएंगे जो आंदोलन जीवियों को अपना हमदर्द समझ रहे हैं। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अफसरों की वर्दी में बड़ा बदलाव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब अफसरों का पेरेंट कार्डर चाहे जो भी हो, उनकी वर्दी एक जैसी ही होगी। ये बदलाव इस साल अगस्त से लागू होंगे। कर्नल और उससे नीचे रैंक के अफसरों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या 2027 तक देश के कई शहरों में डीजल गाड़ियां बैन हो जाएंगी? ये सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार को दिए गए एक सुझाव के बाद उठे हैं, जिसमें शहरों की आबादी के हिसाब से डीजल गाड़ियों को बैन करने का प्लान बनाया गया है। ट्विटर के वो अकाउंट जल्द बंद हो जाएंगे जिनमें कई सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इस फैसले से कई यूजर्स के फॉलोअर कम हो सकते हैं। पॉलिसी के मुताबिक अकाउंट बंद होने से बचने के लिए यूजर्स को हर 30 दिन में कम से कम एक बार लॉग इन करना जरूरी है। और सत्ता की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत बड़ी खबर से। इस खबर को हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंदू लड़की को आतंकी बनाया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक केरल स्टोरी की बात कर रहे थे, धर्मांतरण कराकर प्रज्ञा देवनाथ को आयशा जन्नत बना दिया गया है। ये एक ऐसा खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा, जो बंगाल में हम आज बहुत तस्वीरों के साथ में, इंटरव्यूज के सामने आपके सामने रखने वाले हैं। धर्मांतरण कराकर प्रज्ञा को कैसे आतंकी बनाया गया, उसका नाम बदला गया, मजहब बदला गया, और अब इस लड़की का क्या स्थिति है, क्या हाल है, ये पूरी कहानी आज विस्तार से सत्ता में हम आपको बताएंगे। तो सत्ता की शुरुआत एक बहुत बड़े खुलासे से। आपने द केरला स्टोरी पर हो रहे विवाद पर सत्ता की कुंजी देखी। हो सकता है ये फिल्म भी आपने देख ली हो, लेकिन आज हम आपको इससे कई कदम आगे ले जाएंगे और द बंगाल स्टोरी दिखाएंगे। बंगाल फाइल्स पर आधारित इस स्टोरी को देखकर आपके मन में ये सवाल उठेंगे कि क्या ममता बनर्जी ने इसी वजह से द केरला स्टोरी को बैन किया, और क्या इसी कारण बांग्लादेश फिल्म पर लगे बैन से खुश हो गया? क्या इसी वजह से कल ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने का प्लान बन रहा है? आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर है? सत्ता में आज का बड़ा खुलासा यह है कि पश्चिम बंगाल की एक जो हिंदू लड़की थी, उसको किस तरीके से उसका धर्मांतरण कराया गया, किस तरीके से उसको आतंकी बनाया गया, ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे ममता बनर्जी से हम। लेकिन उससे पहले जो हम आपको खबर बता रहे थे, वो खबर यही थी कि कैसे बंगाल में एक लड़की को आतंकी बनाने की एक पूरी साजिश रची गई थी, और उस साजिश को, उसके जो तार थे वो बंगाल से बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे। हुआ क्या था, ये डिटेल में हम आपको बताते हैं। बंगाल की ये स्टोरी बिल्कुल द केरला स्टोरी की तरह ही है। यहां भी उसी तरीके से एक हिंदू लड़की को फंसाया गया और अब वो आतंकी बन चुकी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से, जहां पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली प्रज्ञा देवनाथ ने अपनी एक मुस्लिम दोस्त के प्रभाव में 2009 में इस्लाम धर्म अपना लिया। प्रज्ञा देवनाथ का नाम बदलकर आयशा जन्नत कर दिया गया। धर्म बदलने के बाद आयशा ऑनलाइन मजहबी प्रोग्राम में शामिल होने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB की महिला विंग की प्रमुख अस्मा खातून से हुई। यहीं से आयशा का ब्रेन वॉश शुरू हुआ और 2009 से 2016 तक आयशा JMB महिला विंग में सुपर एक्टिव होने लगी। जब आयशा का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो गया
तो उसे और दूसरे हिंदू लड़कियों को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की महिला विंग में शामिल करने का काम दिया गया। साथ ही उसे फंडिंग जुटाने का काम भी दिया गया। 2016 में आयशा ने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक की अपनी पहली यात्रा की। उसका बांग्लादेश का एक नकली राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बनवाया गया। 2019 में आयशा बांग्लादेश में जाकर वहीं रहने लगी और एक स्थानीय मदरसे में पढ़ाने लगी। इसी दौरान उसने एक बांग्लादेशी नागरिक से शादी भी कर ली। पुलिस के खतरे को देखते हुए आयशा ने मदरसे में काम करना छोड़ दिया। अंडरग्राउंड होकर जेएमबी महिला विंग के लिए ऑनलाइन भर्ती अभियान का काम देखने लगी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी भी मिल गई और बाद में आयशा को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सदरघाट से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी ना फिल्म की है, ना ही ये काल्पनिक है, ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की, जहां एक हिंदू लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसे आतंक का मोहरा बना दिया गया। क्या ममता बनर्जी को ऐसी ही किसी बंगाल फाइल्स की स्टोरी से डर लग गया है? क्या इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगली फिल्म अब बंगाल फाइल्स बनने वाली है? अगर ममता बनर्जी को हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो उन्हें प्रज्ञा देवनाथ और आयशा जन्नत की मां की बात सुननी चाहिए, फिर हम बात आगे करेंगे। वो तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे हम मन से भी नहीं मान सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, अभी भी नहीं सोच सकते हैं कि वो ऐसा काम किया है, लेकिन ऐसा काम करने के बाद हम लोग को मन में अभी नहीं है कि उसका साथ हम लोग का कोई संपर्क नहीं है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई संपर्क रहे, काहे कि वो जैसा काम किया वो काम हम लोग मन से नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही घटना तो अगर कोई फिल्म बन रही है तो तकलीफ हो रहा है। हम कैसे माने कि छोटा से उसका पाल पोस के बड़ा किया, अब ऐसा काम वो किया है, हम कैसे मान सकते? हम नहीं मान सकते हैं। सोचिए, आप लोग को बोल के गया कि हम कलकत्ता जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे शाम को, लेकिन तब से नहीं वापस आया। एक्सक्लूसिव चला देते हैं। ममता बनर्जी से यह सवाल तो बनता ही है कि ऐसी कहानियां सामने ना आए। ये सुनिश्चित करने के लिए ही उन्होंने केरल स्टोरी पर बैन लगाने का फैसला किया। क्या ममता बनर्जी को डर है कि जिस तरह केरल स्टोरी फिल्म के रूप में सामने आ गई, उसी तरह कहीं बंगाल स्टोरी भी दुनिया के सामने ना आ जाए? क्या इसीलिए अचानक कल मीडिया के सामने आकर केरल स्टोरी पर इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत पड़ गई? एक बार सुन लीजिए, कल ममता बनर्जी ने कैसे खुद ही कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी का नाम लेकर बंगाल स्टोरी नामक फिल्म बनाए जाने का पूर्वानुमान लगा लिया और अपनी असुरक्षा जाहिर कर दी। Even since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. तो ममता बनर्जी को तो आपने सुन लिया, लेकिन आज जो हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, और शायद उसकी वजह प्रज्ञा देवनाथ है। प्रज्ञा देवनाथ, जिसको कैसे जिहादी बनाया गया, कैसे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, कैसे बांग्लादेश में उसे आतंकी संगठन में शामिल कराया गया, ये पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी मां क्या कह रही है, पहले एक बार फिर से सुन लीजिए। वो तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे हम मन से भी नहीं मान सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, अभी भी नहीं सोच सकते हैं कि वो ऐसा काम किया है, लेकिन ऐसा काम करने के बाद हम लोग को मन में अभी नहीं है कि उसका साथ हम लोग का कोई संपर्क नहीं है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई संपर्क रहे, काहे कि वो जैसा काम किया वो काम हम लोग मन से नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही घटना तो अगर कोई फिल्म बन रही है तो तकलीफ हो रहा है। हम कैसे माने कि छोटा से उसका पाल पोस के बड़ा किया, अब ऐसा काम वो किया है, हम कैसे मान सकते? हम नहीं मान सकते हैं। सोचिए, आप लोग को बोल के गया कि हम कलकत्ता जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे शाम को, लेकिन तब से नहीं वापस आया। और अब बात करते हैं ममता बनर्जी के डर के पीछे केरल स्टोरी के चुभने वाले सच की, जो आज की तारीख में सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। वो केरला स्टोरी, जिसके मूल में तो आईएसआईएस के आतंक की कहानी है, लेकिन हमारे देश के कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले चैंपियंस ने इस फिल्म को इस तरह से एक धर्म विशेष से जोड़ दिया कि अब इस फिल्म पर आग ही आग वाली राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर सरकारी बैन लगा दिया गया, जिससे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का खून काफी बढ़ गया है। उन्हें अपार हर्ष हो रहा है।
केरल स्टोरी पर आज हमने धार्मिक कट्टरपंथियों, सोशल मीडिया के कट्टरपंथी सेनानियों और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सेलेक्टिव सोच रखने वाले नेताओं के गठबंधन पर एक ऐसी कुंजी तैयार की है जो इन्हें बहुत ज्यादा चुभने वाली है। खासतौर पर मौसम की तरह हर फिल्म पर बदल जाने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियंस को बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। इस सब की शुरुआत सिर्फ द केरला स्टोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इच्छाधारी एजेंडा चलाने वालों पर K2 वाली चोट है। K2 यानी कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी। अभिव्यक्ति के आजादी के चैंपियंस को कश्मीर फाइल्स से भी परेशानी थी और अब द केरला स्टोरी से भी परेशानी है। कश्मीर फाइल्स में हिंदुओं का नरसंहार दिखाया गया था जो कि तथ्यों पर आधारित था। यह सच अपने मूल स्वरूप में सबके सामने आ गया तो समस्या हो गई, होनी ही थी, क्योंकि सच की गोली बहुत ज्यादा कड़वी होती है और AK-47 की गोलियों पर यह भारी पड़ती है। द केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया कि ISIS हिंदू लड़कियों को कैसे आतंकवादी बना रहा है। जब यह दिखाया जा रहा है तो भी अभिव्यक्ति की आजादी के मेडल विजेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। कश्मीर फाइल्स को कश्मीरी मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश कहा गया और द केरला स्टोरी को केरल को बदनाम करने और नफरत फैलाने की साजिश कहा गया। यानी K2 एक डबल कांटे की तरह है जो दिमाग में चुभता है और चुभ जाए तो सेलेक्टिव सोच वाले बुद्धिजीवियों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए घड़ी की सुई को 24 घंटे पीछे लेकर चलते हैं, जब ममता बनर्जी खुद कैमरे के सामने आई और कहा कि पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी को बैन करेंगी। इसलिए बैन करेंगी क्योंकि द केरला स्टोरी एक विकृत कहानी है। एक बार ममता बनर्जी को सुन लेते हैं। आज सत्ता में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको इत्मीनान से देखना है, सुनना है और समझना भी है। Kashmir files to humiliate one section. What is this Kerala files? That BJP is showing the Kerala files a distorted stories. If they can prepare the Kashmir files to condemn the Kashmiri people, now they defend the Kerala also, Kerala people also, Kerala state also. तो कल ममता बनर्जी की सरकार ने जैसे ही द केरला स्टोरी को बैन करने का ऐलान किया, इस पर देसी और विदेशी दोनों जगहों के कट्टरपंथी बहुत ज्यादा खुश हो गए। मनी मन उछलने लगे कि बस अब तो मुद्दा मिल गया, अब उनकी वैचारिक दुकान पर नफरत का एजेंडा खूब ज्यादा बिकेगा। ममता बनर्जी ने जैसे ही बैन लगाया, बांग्लादेशी न्यूज 24 के सोशल मीडिया अकाउंट ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को बधाई दी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने जब इस फिल्म को बैन करने पर सवाल उठाए तो बांग्लादेश न्यूज 24 ने ममता बनर्जी सरकार के प्रवक्ता की तरह इसका बचाव किया और लिखा कि इस फिल्म को बैन करना ही चाहिए, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा था। आगे ये भी लिखा, लॉन्ग लिव ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के लंबे जीवन की कामना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई एजेंडा चलाने में। केरल स्टोरी को बैन करने पर खुश होने वाले कट्टरपंथी छुप छुप कर TV9 भारतवर्ष देखते हैं और भारत की बेटियों पर चमकाने वाले अंदाज में तंज भी कसते हैं। केरल स्टोरी पर हमारे शो के बारे में जब कुछ लोगों ने ट्वीट किए तो बांग्लादेश न्यूज 24 का ट्विटर अकाउंट ये पोस्ट करने लगा कि हाँ, बचाओ बचाओ हिंदुस्तान की बेटियों को। ये अकाउंट चलाने वाले कट्टरपंथी ममता बनर्जी के फैन। खैर, विदेशी कट्टरपंथियों पर तो हम बात करेंगे जब अपने देश के कट्टरपंथियों की संख्या कम हो। यहाँ तो अपने ही देश में ऐसे कट्टरपंथी हैं जो केरल स्टोरी को बैन करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। फिल्म के विरोधी कट्टरपंथियों ने केरल स्टोरी के एक क्रू मेंबर को धमकी दी कि घर से अकेले मत निकलना। ये कहानी दिखाकर अच्छा नहीं किया। मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। हम आपको उनका नाम या पहचान नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें खतरा है। अब हम फिर से पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाए गए बैन पर लौटते हैं, जिसे जायज ठहराने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि फिल्म से माहौल खराब हो सकता है। पूरे देश में द केरला स्टोरी शुक्रवार को रिलीज हुई। पश्चिम बंगाल में भी इसी दिन रिलीज हुई, लेकिन कहीं से भी किसी भी हिंसा की कोई खबर नहीं है। ना ही इस फिल्म के खिलाफ कहीं कोई प्रदर्शन और रैली या किसी तरीके की कोई बड़ी घटना हुई। फिर जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है, जिस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने बैन नहीं लगाया है, उससे पश्चिम बंगाल में अचानक माहौल खराब होने का डर कैसे पैदा हो गया और इस आधार पर बैन क्यों लगा दिया गया। वैसे यही ममता बनर्जी को आज द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के लिए अलग अलग तर्क भी वो कर रही हैं। कट्टरपंथियों की बधाइयां उन्हें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने पद्मावत फिल्म पर कई बीजेपी शासित राज्यों के बैन लगाने के फैसले को एक वक्त में सुपर इमरजेंसी कहा था।
ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में क्या लिखा था वो सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा था, पद्मावती विवाद न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक दल की सोची समझी साजिश है। हम इस सुपर आपातकाल की निंदा करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को इसका एक साथ मिलकर विरोध करना चाहिए। आज जब ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी पर बैन लगाया तो उन्हें अपना पुराना ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, उनकी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने चैंपियंस नेता हैं कि जब पिछले दिनों बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को आईटी एक्ट के तहत बैन किया गया तो उन्होंने कानून तोड़कर डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को शेयर किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आवाज उठाने में सांसद महुआ मोइत्रा आगे रहती हैं। महुआ मोइत्रा ने उस वक्त डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि अगर सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं। एक दूसरे ट्वीट में मीडिया को ललकारते हुए लिखा था, मीडिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के मामले में पूर्ण चुप्पी है और ये शर्मनाक है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या इतना असुरक्षित है, शासक को शर्म आनी चाहिए। अब सोचिए, उस समय जब एक विदेशी मीडिया ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके किसी सेंसर बोर्ड से पास होने का भी कोई प्रावधान नहीं था, उस पर बैन लगा तो भारत के लोकतंत्र पर महुआ मोइत्रा इतने सवाल उठा रही थी। लेकिन आज जब देश में बनी हुई एक फिल्म जिस पर सेंसर बोर्ड ही नहीं कोर्ट तक ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, उस पर वो खामोश है। ऐसा नहीं कि महुआ मोइत्रा जी ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हैं। उन्होंने कल अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी के सवाल उठाने पर गर्व जताया, लेकिन केरल स्टोरी पर बैन को लेकर वो एकदम सेलेक्टिव सन्नाटे में। ममता बनर्जी की पार्टी में एक और सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन। उन्होंने भी उस समय ट्वीट कर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी से नफरत करना गुजरात मॉडल है, इसलिए बैन लगाया जा रहा है। आज डेरेक ओब्रायन से आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ममता बनर्जी की सरकार का द केरल स्टोरी को बैन करना सही है? सारे नियम कायदों के तहत पास हुई फिल्म को बैन करने का ये कौन सा मॉडल है? इतना ही नहीं, अब से कुछ ही महीने पहले जब पठान फिल्म में बेशर्म रंग पर विवाद हुआ था तो ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रही थी। आज ममता बनर्जी को अपने पुराने बयानों को सुनना चाहिए। हमने उनके समर्थक नेताओं के और उनके दल के नेताओं के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दिए बयानों की एक छोटी सी रील तैयार की है, उसे देखिए, फिर आगे की कहानी सुनाएंगे। You have been victimized also. Saurik is also victimized. There are so many. Somebody can open their face, somebody cannot open their face. Well done, Siddharth Anand. Well done, India's biggest global ambassadors. Well done, those of you who made Pathan. What we couldn't do, Shah Rukh Khan and Dimple Kapadia and John Abraham have shown this country. केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है और हर आदमी जानता है। शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोदय? फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा। तो पहले जो ममता बनर्जी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती थी, वो अब राज्य की बदनामी की बात कर रही हैं। कल वो डर जता रही थी कि कश्मीर फाइल्स के बाद बंगाल फाइल्स बनेगी। आज कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल फाइल्स बनाने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी को कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपोगेंडा मूवी बोलने के लिए लीगल नोटिस भी भेज दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने
मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने ये निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदार आज खामोश हैं। कट्टरपंथियों में उत्साह है क्योंकि कुछ नेता उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। 3 दिन पहले शरद पवार के इस्तीफे पर रोने वाले जितेंद्र अवार्ड ने द केरला स्टोरी के निर्माता को फांसी देने की मांग की है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि केरल स्टोरी के नाम पर एक राज्य को बदनाम किया गया और वहां की महिलाओं को भी बदनाम किया गया। 3 घटनाओं को 32,000 बताया गया, इसलिए इस फिल्म का निर्माता कोई भी हो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। इनको सुन लीजिए, ये फतवा जी भी है, वोट बटोरने के लिए इतने व्याकुल हैं कि फिल्म बनाने वालों को ही सार्वजनिक फांसी देंगे। ये कौन सी सोच है? क्या इन्होंने इंसाफ का मॉडल इंटरनेट पर तालिबान के पुराने वीडियो देखकर तैयार किया है? आपण म्हटलं की 32,000 बायकांनी धर्मांतरण केलं आणि काही ISIS मध्ये गेल्या, इथे गेल्या, तिथे गेल्या, तिथे गेल्या. आज त्याचा आकडा येतोय 3. आता आकडा ऑफिशियल येतोय 3. 32,000 कुठे आणि 3 कुठे? हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे. इस पूरे मामले में एक पक्ष ममता बनर्जी जैसे नेताओं का है जो बंगाल में फिल्म को बैन कर रही हैं, तो दूसरा पक्ष उन नेताओं का है जो अपने राज्य में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर रहे हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में थिएटर एसोसिएशन ने फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में इसको बैन किया गया। ममता बनर्जी को माहौल खराब होने की आशंका थी। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले फिल्म का टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। इसके एक दिन बाद यूपी में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। ममता बनर्जी के बैन के पीछे वोट बैंक है जिसमें वो ISIS की कहानी को राज्य और एक धर्म विशेष की बदनामी से जोड़ देंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी इस कहानी से इतनी खुश है कि इसके मंत्री, सांसद और विधायक लोगों को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पसंदीदा फिल्मों के स्पॉन्सर बन जाएंगी और प्रोत्साहन राशियां बांटेंगी। धर्मांध लोग हैं, लव जिहाद करने वाले लोगों को अगर समर्थन करने के लिए और उनके वोट बैंक के डर से अगर आप कोई निर्णय लेती हैं तो वो देश के लिए महंगा पड़ेगा। सबसे पहले अगर भारत में कहीं उसको टैक्स फ्री करना चाहिए तो पश्चिम बंगाल में करना चाहिए। सौरभ पांडे जी से ये कहना चाहूँगा वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर भी 9% तो कम छूट करा दे। यहाँ पर राजनीति हो रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे भाजपा विरोधी ताकतें ऐसे राष्ट्रीय विरोध में उतर आई हैं और विदेशी ताकतों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये ISIS के साथ में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। बैन का इटरनली मैं व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूँ, किसी भी चीज़ का, चाहे किताब हो या कोई फिल्म हो। आप असहमत है, आलोचना लिखिए उसकी, लेकिन केरल स्टोरी अगर कहीं बैन होती है और BBC डॉक्यूमेंट्री पे बैन पे आप चुप रहेंगे, ये नहीं। को देखा भी है, ISIS के बारे में कहा गया है, तो ISIS का अगर काला कृत्य और उसका असली चेहरा उजागर होता है, इसमें ममता बनर्जी जी क्यों घबराती हैं? देखिए, जो नफरत की राजनीति है उसी का ये एक आला है। केरला की ये स्टोरी जो आई है, प्रधानमंत्री तक उसकी सिफारिश करने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि द केरल स्टोरी पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें आतंकवादियों की क्रूरता को दिखाया गया है, जिसमें जिहादी ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में सच्ची घटनाओं पर इस तरीके की फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन उस पर ना तो बैन लगा और ना ही उसका विरोध किया गया। आपको कुछ फिल्मों के नाम हम बता देते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सबाया। यह फिल्म 2021 की स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री है। इसमें IS आतंकवादियों की क्रूरता की कहानी को दिखाया गया है। दिखाया गया है कि आतंकी संगठन IS के कब्जे में महिलाओं के हालात कैसे हैं, कैसे यहां पर आतंकी महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। साल 2020 में एक स्वीडिश वेब सीरीज आई थी कैलिपेथे। इसमें दिखाया गया था कि कैसे लंदन की 3 नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश उनका किया गया। वो अपने स्कूल में जिहाद के लिए भर्ती करने वालों से मिली, बाद में उनकी IS की तरफ से लड़ने के लिए उनको सीरिया भेज दिया गया। इसी तरीके की कहानी पर आधारित फिल्म हेवन विल वेट है। ये फ्रांस की कहानी है। इसमें 2 मिडिल क्लास महिलाओं के IS में भर्ती होने की कहानी है। बताया गया कैसे दोनों महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग दी गई, आतंकी बनाने की कोशिश की गई।
बीबीसी की मशहूर डॉक्यूमेंट्री जिहादी ब्राइड भी है। इसमें दिखाया गया था कि कैसे 60 ब्रिटिश महिलाओं को आईएस के गर्द सीरिया भेजा गया और उनके साथ क्या हुआ, कैसे आतंकी बनाने की कोशिश की गई। एक और फिल्म है आईएस ब्राइड। आईएस आतंकियों की क्रूरता का इसमें जिक्र है। ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं है, बल्कि आईना है उन लोगों के लिए जो सेलेक्टिव चश्मे से फिल्मों को बैन करने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। आज नजरिया 9 इस खबर से जुड़े सवालों के जवाबों में छुपा हुआ है। क्या केरल स्टोरी पर बैन असहनशीलता नहीं है? प्रज्ञा देवनाथ को आयशा जन्नत बनाने वालों पर वार कब होगा? देश में कितनी प्रज्ञा आयशा बनने की कगार पर हैं? क्या इसे चुपचाप सहते रहना होगा? अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा है। क्या ममता बनर्जी को बंगाल फाइल्स का डर सता रहा है? क्या बांग्लादेश का ब्रेन वॉश गैंग पश्चिम बंगाल में भी एक्टिव है? पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन केरल स्टोरी वाले मॉडल पर चल रहे हैं? क्या मदरसों के जरिए लड़कियों को जिहादी पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या दूसरे राज्यों में भी लड़कियों को आतंकी बनाया जा रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन कहां पर सोए हुए हैं? क्या वो समुदाय और धर्म की नजर से ही हर मामले का वजन तोलते हैं? तो हम ये पूरी बातें आज हम आपको बता क्यों रहे थे? आज हम आपको द केरल स्टोरी से कई कदम आगे लेकर चल रहे हैं द बंगाल स्टोरी की तरफ, और यही शुरुआत हमने आज सत्ता की थी। बंगाल फाइल्स पर आधारित जो हम स्टोरी आपको लेकर आए हैं वो मन में कई सवाल खड़ी करेगी, जो आज हमने आपको दिखाया। क्या ममता बनर्जी ने इसी वजह से द केरला स्टोरी को बैन किया, और क्या इसी कारण बांग्लादेश फिल्म पर लगे बैन से खुश हुआ? क्या इसी वजह से कल ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने का प्लान बन रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बंगाल फाइल्स। आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर है? और इसी को लेकर आज जो हम एक बार फिर से आपके सामने इस खुलासे को रख रहे हैं कि बंगाल की ये स्टोरी बिल्कुल द केरला स्टोरी की तरह ही है। यहाँ भी उसी तरीके से एक हिंदू लड़की को फंसाया गया और अब वो आतंकी बन चुकी है। जी हाँ, ये खुलासा है बंगाल से। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से, जहां पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली प्रज्ञा देवनाथ ने अपने एक मुस्लिम दोस्त के प्रभाव में 2009 में इस्लाम धर्म अपना लिया। प्रज्ञा देवनाथ का नाम बदलकर आयशा जन्नत कर दिया गया। धर्म बदलने के बाद आयशा ऑनलाइन मजहबी प्रोग्राम में शामिल होने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी की महिला विंग की प्रमुख अस्मा खातून से हुई। यहीं से आयशा का ब्रेन वॉश शुरू हुआ और 2009 से 2016 तक आयशा जेएमबी महिला विंग में सुपर एक्टिव होने लगी। अब आयशा का पूरी तरीके से जब ब्रेन वॉश हो गया, उसे और दूसरी हिंदू लड़कियों को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की महिला विंग में शामिल करने का काम दिया गया। साथ ही साथ उसे फंडिंग जुटाने का काम भी दिया गया। 2016 में आयशा ने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक की अपनी पहली यात्रा की। उसका बांग्लादेश का एक नकली राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बनवाया गया और 2019 में आयशा बांग्लादेश में जाकर वहीं रहने लगी और एक स्थानीय मदरसे में पढ़ाने लगी। ये पूरी कहानी आज हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं, जो खुलासा अभी तक कहीं सामने नहीं आया, या फिर कह सकते हैं कि उसे जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। इसी दौरान उसने एक बांग्लादेशी नागरिक से शादी भी कर ली। पुलिस के खतरे को देखते हुए आयशा ने मदरसे में काम करना छोड़ दिया। अंडरग्राउंड होकर जेएमबी महिला विंग के लिए ऑनलाइन भर्ती अभियान का काम देखने लगी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी भी मिल गई और बाद में आयशा को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सदरघाट से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी ना फिल्म की है, ना ही ये काल्पनिक है, ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की, जहां एक हिंदू लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसे आतंक का मोहरा बना दिया गया। क्या ममता बनर्जी को ऐसी ही किसी बंगाल फाइल्स की स्टोरी से डर लग गया? क्या इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगली फिल्म अब बंगाल फाइल्स बनने वाली है? और इस लड़की की मां का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। वो तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे हम मन से भी नहीं मान सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, अभी भी नहीं सोच सकते हैं कि वो ऐसा काम किया है, लेकिन ऐसा काम करने के बाद हम लोग को मन में अभी नहीं है कि उसका साथ हम लोग का कोई संपर्क नहीं है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई संपर्क रहे, काहे कि वो जैसा काम किया वो काम हम लोग मन से नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही घटना तो अगर कोई फिल्म बन रही है तो तकलीफ हो रहा है। हम कैसे माने कि छोटा से उसका पाल पोस के बड़ा किया, अब ऐसा काम वो किया है, हम कैसे मान सकते? हम नहीं मान सकते हैं। सोचिए, आप लोग को बोल के गया कि हम कलकत्ता जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे शाम को, लेकिन तब से नहीं वापस आया। तो कल ही ममता बनर्जी ने
इस फिल्म को बैन किया था, द केरला स्टोरी को। उसके बाद बांग्लादेशी एक मीडिया ने इसे लेकर ममता बनर्जी को बधाई दी थी और उसके बाद आज हमने बांग्लादेश के उस सच को आपके सामने रखा है जहां बंगाल से लड़कियों को ले जा करके उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है। सत्ता में बात करते हैं द आंदोलन स्टोरी की, जो फिल्म हमने आपको बताई, दिखाई बंगाल की। उसके बाद कह सकते हैं एक फिल्म शायद दिल्ली के जंतर मंतर भी है, जंतर मंतर पर चल रही है, जो पिछले 17 दिनों से लगातार जारी है। कल सत्ता में हमने आपको बताया था कि कैसे पहलवानों के दुख और तकलीफों का फायदा उठाकर एक नया आंदोलन झूम के आया है। और इससे पहले कि पहलवान कुछ सोचे और समझें, उस आंदोलन का अपहरण हो चुका है। पहलवान के कुछ सलाहकार जरूर आंदोलन जीवी रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि चाहे पहलवानों को इंसाफ मिले या ना मिले, पर किसी तरह आंदोलन लंबा खिंच जाए। TV9 भारतवर्ष ने आंदोलन एनर्जी से चलाने वाले लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। जंतर मंतर पर आने वाले आंदोलनकारी महिलाओं ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जो कुछ कहा, वो सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। शाहीन बाग के आंदोलन में भी थी आप और यहाँ भी? जी, वहाँ भी हमने चल चल कर रैली प्रोटेस्ट तैयार किया, बहुत मेहनत से तैयार किया हमने, और बनते बनते पूरी दुनिया में आप जानते ही हैं कि प्रोटेस्ट बहुत हो गए थे। रही बात इन पहलवानों की, इनके समर्थन में हम लोग आए हैं। अगर ये नहीं गिरफ्तार हुआ ब्रजभाषण, जो भी नाम है इसका, क्या नाम है? क्या है इसका? ब्रज। तो ये अगर क्या नाम बता रही हैं? अरे ब्रजभाषण क्या नाम है इसका? नाम भी तो इसका बड़ा अजीब है। ऐसे काम है इसके। ये अगर नहीं हुआ तो फिर शाहीन बाग की तरह पूरी दुनिया में धरने हो जाएंगे, अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया तो फिर गिरफ्तार नहीं किया तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं तो धरना जारी रखेंगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, फिर अपने शाहीन बाग में भी करेंगे। ऐसी बात नहीं, आपने तो सुना होगा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कितना मशहूर है। मतलब इसके बाद ये आप ये कह रही है, अगर यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप सारा ये शाहीन बाग में भी उसी तरह से? हाँ, वहाँ भी हो सकता है, कर लेंगे। हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अभी उनकी, इसीलिए हम लोग आए हैं। आप लोग किसी बैनर तले आए हैं, किसी संगठन के नाम से आए हैं, अलग अलग संगठन से आए हैं, NGO की तरफ से आए हैं। कौन सा संगठन है? अरे वो पता नहीं कहाँ गई है साथ हमारे। आपसे भी बात करते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कोई संगठन के तले आए हैं या बैनर कोई लेकर आए हैं या इंडिविजुअल आए हैं अलग अलग? नहीं, हम लोग जा करके जब से सुने हैं, जब से हम 2 घंटा 4 घंटा का टाइम देते हैं, रोज आते हैं आप? हाँ, समर्थन करते हैं। नाम क्या सबके, बिल्किस बानो के जा करके हुआ था तो जा करके उसमें भी हम खड़ा हुए थे, उसमें जा करके हम भी आवाज उठाया था। ये प्रोटेस्ट जो वहाँ पर हो रहा था उसमें भी आप शामिल? ऑफ कोर्स, जामिया एलिमुनाई हूँ मैं, जो ब्रूटली अटैक किया गया जामिया में और बैरिकेड लगा दिए, नहीं जाने दिए उनके समर्थन में, तो जहाँ जो लोगों को जगह मिला वहीं प्रदर्शन हो गया। तो किसान आंदोलन में भी आप गई थी क्या? जी बिल्कुल। तो इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन शाहीन बाग तक ले जाएंगे। यानी आंदोलन के लिए इनका दिल बाग बाग है, और ये बाग कोई सामान्य बाग नहीं है, शाहीन बाग है। आप समझ गए होंगे, इस मामले में पहलवानों की न्याय की मांग और ये सजावटी आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। और ऐसे में ये तय होना चाहिए कि फोकस किस बात पर है, प्राथमिकता क्या है, न्याय पाना या आंदोलन को लंबा खींचना। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।